हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर और आज हम लोग बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल का लेक्चर नंबर 3, या बच्चों हम इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल का पार्ट 3। और इस पार्ट 3 में बच्चों आज हम लोग प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज से पहले भी जो दो लेक्चर हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन और उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की थी, समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं। उसके बाद जो हमने एक लेक्चर वीडियो बनाया, वीडियो लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा और उसको मैथमेटिकली हमने देखा कि किस तरह से इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट या फाइंड किया जा सकता है। आज का बच्चों जो तीसरा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, टाइम ऑफ फ्लाइट की और रेंज की। तो ये तीनों हेडिंग्स जो हैं, ये तीनों डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, आज जो इसको हम समझेंगे और इसको मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। ऑलराइट बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल का आज लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम प्रोजेक्टाइल की जो भी डिस्कशन हमने स्टार्ट की थी पार्ट 1 पार्ट 2 में, आज उसको यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग बच्चों तीन चीज़ें फाइंड करेंगे। उसको अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से क्या मुराद है, और इसमें बच्चों हम लोग देखेंगे कि इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, और फिर बच्चों लास्ट पर हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीन बच्चों हेडिंग्स जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में शामिल हैं। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए डेफिनेशन हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम हेडिंग बना लेते हैं, हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, पहले इसको फाइंड करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो है ये बच्चों आप लोग अब अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हम लोग इसको जो है डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो किस तरह की मोशन को कहेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें बच्चों हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की जब बात करेंगे तो इसको पहले डिफाइन करते हैं कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है और उसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब जो ये है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड या अचीव्ड भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स मोशन बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसमें बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल की डिफरेंट हाइट्स को नहीं देखना, हमने उसकी एक पर्टिकुलर हाइट को हम उसमें देखेंगे। मसलन बच्चों फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है या कोई भी प्लेन है, और इस प्लेन में बच्चों हम एक ऑब्जेक्ट जो है उसको थ्रो करते हैं इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि जब इसको हम फेंकेंगे तो ये इस तरह से मोशन करता हुआ जो है वो गिरेगा। तो ये होगा जो इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हम लोग जानते हैं, ये टर्म्स हमने डिफाइन की हुई हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा और यहाँ पे जो हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो ये है कि प्रोजेक्टाइल जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक अगर हम देखें बच्चों तो इस प्रोजेक्टाइल की डिफरेंट हाइट्स हैं। ठीक है, मसलन आप ये देखो कि अगर ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे आता है इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, तो यहाँ से इसका कुछ वर्टिकल डिस्टेंस बनता है, ये भी इसकी हाइट है। और इस तरह से बच्चों ये पॉइंट क्यू है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये भी इसकी कुछ हाइट बनती है, और इस तरह डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट हाइट्स बनती हैं इस प्रोजेक्टाइल की ड्यूरिंग इट्स मोशन। लेकिन बच्चों इस हाइट में जो हम बात कर रहे हैं या जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन बनाई है या जो हमने हेडिंग यहाँ पे लिखी है, इस हाइट से मुराद बच्चों वो हाइट है जो कि मैक्सिमम हाइट होगी जो ये प्रोजेक्टाइल अचीव करेगा। ठीक है, तो ये बच्चों पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल जो है इसकी हाइट
मैक्सिमम है। फ़र्ज़ करते हैं कि इस ये जो हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखाया है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो h जहाँ मैंने लिखा है, ये बच्चों वो हाइट है जो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है। यानी ये प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पे आता है इस पॉइंट पर, तो उस वक्त इसकी जो हाइट बनती है दैट इज़ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ हमने जो बात करनी है, या हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या ये जो हमने लिखा है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे बच्चों अंडरस्टूड है कि इस हाइट से मुराद मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगी। ठीक है, तो इसको बच्चों हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, यानी इसकी पूरी मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वो मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव करता है, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या सिंपली उसको बोलेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये तो जो इसको हमने डिफाइन कर दिया, अब हम इसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से मैथमेटिकली इसको ड्राइव करते हैं कि इसका क्या एक्सप्रेशन हो सकता है, वो क्या ऐसा फॉर्मूला हो सकता है जिससे हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है, हमें पता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बच्चों कॉम्बिनेशन होता है टू लीनियर मोशंस का। तो जो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो बच्चों हॉरिजॉन्टल मोशन भी करता है और वर्टिकल मोशन भी करता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियर मोशंस, राइट। अब इसमें बच्चों अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है या प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है, अगर उसकी हम बात करें तो ये बच्चों इसका ताल्लुक है प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल लीनियर मोशन से। तो इसमें बच्चों बेसिकली हाइट में या मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो मैंने लिखा है, इसमें ये बच्चों हम अंडरस्टूड है या हम ये समझते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उसने कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस किया है। तो मीन इसका मतलब ये है कि उसने एक वर्टिकल लीनियर मोशन की है, कि ये प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है, और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखें कि जो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है इसका ताल्लुक प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन के साथ है। तो वर्टिकल लीनियर मोशन जो होगी बच्चों प्रोजेक्टाइल की, उसको इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हाइट का ताल्लुक जो है वो बच्चों प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल लीनियर मोशन से है। तो उसके लिए बच्चों हम ये करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशंस जो हैं ये हमारे पास हैं, जो इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस हैं। जैसे बच्चों लीनियर मोशन जो है उसके लिए जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, जैसा हमने पढ़ा था, उसमें से एक इक्वेशन लेके हम इस हाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 2as इक्वल्स वी.एफ स्क्वायर माइनस वी.आई स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसको आमतौर पे कहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ज़रूरी नहीं है कि इसको थर्ड ही कहें, मतलब एक इक्वेशन ऑफ मोशन के तौर पे हम इसको याद रखते हैं। अच्छा बच्चों, अब इस इक्वेशन में हमने इस इक्वेशन को वर्टिकल लीनियर मोशन की फॉर्म में चेंज करना है। तो वर्टिकल लीनियर मोशन की वजह से अब यहाँ पे बच्चों हम कुछ चेंजेस करेंगे। मसलन यहाँ पे बच्चों जो a होगा, जो कि एक्सेलरेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हम ये देखते हैं कि ये जो a होगा ये बच्चों वो एक्सेलरेशन होगा जिससे ये प्रोजेक्टाइल जो है ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। तो चूंकि बच्चों ये मोशन होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो प्रोजेक्टाइल जो है वो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स हमने एज्यूम की है कि उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही एक्ट करेगी। तो जब प्रोजेक्टाइल को हम अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस केस में हम बाय कन्वेंशन जो a है जो उसको हम लेते हैं -g। ठीक है, ये हम चेंज करते हैं, a को -g लिखेंगे। और इस तरह फिर बच्चों ये जो vf और vi हैं, इसमें vi जो है ये इनिशियल वेलोसिटी और vf जो है ये इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी एट मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जिस वक्त ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा ये प्रोजेक्टाइल, वहाँ पर इसकी वेलोसिटी vf। लेकिन बच्चों इस इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में हम इन दोनों वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट यूज़ करेंगे, इसका y कंपोनेंट यूज़ करेंगे। चूँकि हम हाइट की बात कर रहे हैं, इसमें हाइट हम देखेंगे, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट जो है वो वर्टिकल लीनियर मोशन है, तो उसमें vi और vf के वर्टिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें फिर बच्चों ये होगा कि ये जो vf होगा इसको फिर हम vfy लेंगे, और इस तरह फिर बच्चों जो vi होगा इसको हम vi लेंगे। यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसका y कंपोनेंट, और इस तरह बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसका भी हम y कंपोनेंट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों इस तरह से अगर हम देखें तो ये चेंजेस अगर हम करें तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये फिर बच्चों हमारे पास इस तरह से आ जाएगी 2 × -g, और ये जो s है बच्चों इसको हम h में चेंज कर देंगे, दैट मीन्स हाइट। तो 2 × -g और साथ h करेंगे, उसके बाद बच्चों vf² को हम करेंगे vfy², यानी y कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी, और ये जो vi होगा इसको बच्चों हम कर देंगे viyy²। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी 2as ये हमें इस तरह से बन के मिलेगी, इस तरह से चेंज होगी। अब बच्चों हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम हाइट जो है, या यूँ कहें बच्चों यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं, या ये कहेंगे कि एट मैक्सिमम हाइट, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे चला जाता है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी vfy शुड बी 0। देखिए बच्चों ये जो जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि अब वो प्रोजेक्टाइल मज़ीद वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, जिसका मतलब होगा कि वाई डायरेक्शन में जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा vfy दैट मस्ट बी 0, क्योंकि अब वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अचीव कर चुका, अब ये फर्दर जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको अचीव नहीं करेगा। तो इसलिए बच्चों vfy जो है वो उस वक्त 0 हो जाएगा, ठीक है। vfx होगा बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर बच्चों, इसकी जो vfx होगी यानी जो इसकी वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, जो vfx होगा उसकी बच्चों वैल्यू होगी बिल्कुल, और वो वैल्यू वही होगी जो vix होगी, क्योंकि हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगती और वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती। तो vix और vfx दोनों सेम होंगे। तो मैक्सिमम हाइट पे बच्चों ये भी आपने एक पॉइंट याद रखना है MCQ का, कि मैक्सिमम हाइट पे जब प्रोजेक्टाइल जाता है तो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती, राइट। उसकी जो वेलोसिटी होती है उसमें उसका x कंपोनेंट होता है vfx, वो उसकी वैल्यू हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ होती है, इसलिए टोटल वेलोसिटी 0 नहीं होती। मैक्सिमम हाइट पे बच्चों प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है vfy वो 0 होगा। तो बिल्कुल इस इक्वेशन में हम लोग vfy को 0 लेंगे और इसको 0 लेके हम इस वैल्यू को यहाँ पे लगाएंगे, तो हमारे पास बच्चों ये आंसर आएगा -2gh इक्वल्स vfy को बच्चों 0 लगाएंगे, और viy जो है इसका मतलब है बच्चों viy का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ये जब हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका था vi के साथ, तो इसमें viy जो है यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन y डायरेक्शन, या बच्चों इसको कहेंगे हम y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है viy जो होता है दैट इज एक्चुअली vi sin थीटा स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जो ये आ जाएगा -2gh इक्वल्स दिस इज नेगेटिव, 0 स्क्वायर छोड़ देंगे, ये आ जाएगा vi² एंड साइन स्क्वायर थीटा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करेंगे दोनों तरफ, तो जो हमारे पास h जो होगा दैट इज हाइट, दैट इज vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये जो हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, या बच्चों इसको कहेंगे दिस एक्सप्रेशन इज फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की बच्चों मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को हमेशा इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो h इक्वल्स टू vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो ये था बच्चों पहला फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट केस, फर्स्ट हेडिंग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट हम बच्चों करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करते हैं और उसके साथ ही टाइम ऑफ फ्लाइट का जो एक्सप्रेशन है उसको भी बनाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपके लिए ये जो मैक्सिमम हाइट है या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है और इस तरह जो रेंज है, इनमें से बच्चों कोई दो हेडिंग्स लेके एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, उस पर लास्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हम लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर बच्चों ये जो हेडिंग है या ये जो टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बच्चों हम इस तरह लिखते हैं कि टाइम, इसको यूँ डिफाइन कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन
to move from its point of projection to its point of landing। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल में लेट्स से बच्चों यहाँ पे हम इसको ड्राइव थोड़ा सा बना लेते हैं। फर्स्ट करें बच्चों, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें हमने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका था वी वेलोसिटी से, और वो ग्रेविटी की वजह से उसका ये पाथ बना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब बच्चों ये है, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो बच्चों वो टाइम जो किसी भी प्रोजेक्टाइल को लगता है इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, ठीक है। तो टोटल टाइम जो बच्चों इसको लगेगा प्रोजेक्टाइल को, दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका बच्चों हमने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बच्चों इसका ड्राइव करने के लिए फिर से हम लोग एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे बच्चों जिसमें टाइम आता हो, ठीक है, जिसमें टी हो, तो उस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग टाइम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो है हमारे पास S इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग टाइम जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब जो अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, इस इक्वेशन को S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हम लोग यूज़ करना चाहें इस प्रोजेक्टाइल के लिए और इसकी वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है, इसकी दोनों मोशन के लिए यूज़ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के लिए भी, वर्टिकल के लिए भी। तो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इसको वर्टिकल मोशन के लिए लिखते हैं। पहले इसको वर्टिकल मोशन के लिए चेंज करते हैं। तो उसके लिए जो ये जो S है ये हमारे पास h के इक्वल होगा, यानी हाइट होती है, और ये जो बच्चों वी आई है वो फिर वर्टिकल मोशन के लिए वी आई वाई होगा, और जो a है ये फिर बच्चों वर्टिकल मोशन के लिए माइनस जी इस्तेमाल होगा। अगर हम ये चेंजेस इस इक्वेशन में करते हैं तो बच्चों ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है h इक्वल्स टू वी आई वाई टी, और यहाँ पे बच्चों हम लोग कहेंगे कि जो a है वो माइनस जी है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो पहले तो हमने पहले स्टेप में इस इक्वेशन को, S वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन में चेंज किया। नेक्स्ट बच्चों हम ये कहते हैं कि हमने टाइम फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, और वो टाइम जो इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। अगर बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो इसका जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है वहाँ भी हाइट ज़ीरो होती है, और जो पॉइंट ऑफ लैंडिंग है वहाँ पर भी हाइट ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये ऐसा पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल का जहाँ उसकी हाइट ज़ीरो होती है, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग जो है ये जो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ उसकी हाइट जो है वो ज़ीरो है। तो अगर हम ये वाला हिंट इस्तेमाल करें बच्चों कि जो हाइट होती है वो दोनों पॉइंट्स पर ज़ीरो होती है, और ये दोनों पॉइंट्स अगर हम कंसीडर करें, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, दोनों पॉइंट्स पर हाइट ज़ीरो है, और हमने इन्हीं दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए बच्चों हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम h को ज़ीरो लगा दें और यहाँ से अगर हम t फाइंड करें तो ये बच्चों टाइम की वो वैल्यूज़ होंगी जो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के लिए होंगी। तो टाइम की एक वैल्यू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होगी और दूसरी टाइम की वैल्यू जो है वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग के लिए होगी। तो यूज़ h इक्वल्स टू ज़ीरो, इस हिंट को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इस हिंट को इस्तेमाल करके हम यहाँ पे h को ज़ीरो लगाकर टाइम की दो वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन में बच्चों अगर हम h की वैल्यू ज़ीरो लगाएं तो हमारे पास बच्चों यहाँ पे h ज़ीरो लगेगा, तो हमारे पास राइट साइड पे बच्चों आ जाएगा वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो इस इक्वेशन में t हमारे पास कॉमन है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी आई वाई माइनस हाफ इंटू जी टी, और यहाँ पे t कॉमन लेंगे। अब हमारे पास दो जो फैक्टर्स हैं, एक ये जो ब्रैकेट में लिखा है, एक ये t लिखा है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो t है ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है, और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि वी आई वाई माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू ज़ीरो है। देखिए बच्चों जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आंसर देती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ज़ीरो है। आप ऐसे देखो बच्चों, अगर x मल्टीप्लाई वाई करें और ज़ीरो लिखा हो, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल ज़ीरो लिखा हो, तो इसका यही मतलब है
आइदर, हम यहाँ पे कह सकते हैं आइदर x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। यानी आंसर 0 तब आता है जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो, दोनों में से कोई एक 0 हो। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटीज, एक ब्रैकेट में लिखी एक t है, तो आइदर t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हम कह देंगे कि आइदर t इक्वल्स टू 0 और VIY माइनस हाफ GT इक्वल्स टू 0। अब जो VIY जो है इस फैक्टर को उस तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास VIY जो है ये इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू GT। अब जो इसमें हम VIY की वैल्यू लगा दें तो दैट वैल्यू इज VI साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू GT। और 2 बच्चों इस तरफ ले आए और G को भी इस तरफ लेके आए तो हमारे पास 2VI साइन थीटा ओवर G दैट इज इक्वल्स टू T। तो ये जो एक्सप्रेशन बच्चों हमारे पास बनेगा T का, ये दैट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो T की वैल्यूज आई हैं, एक जो T0 आया है और दूसरा जो हमारे पास T की वैल्यू जो है वो आई है 2VI साइन थीटा ओवर G। तो यही मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यूज़ करेंगे और H को 0 लगाएंगे, तो H को 0 लगाने का मतलब बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है या फिर पॉइंट ऑफ लैंडिंग है। तो जब हमने H को 0 लगाया इस इक्वेशन में और दो T की वैल्यूज फाइंड की, तो ये दो T की वैल्यूज जो हैं ये बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। एक T की वैल्यू है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए और एक T की वैल्यू है पॉइंट ऑफ लैंडिंग के लिए। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो T इक्वल्स टू 0 है, ये वाली जो वैल्यू है बच्चों ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लिए है, ठीक है। यानी जब हमने उस प्रोजेक्टाइल को फेंका तब वो उसका टाइम जो है वो 0 था, दैट वाज द इनिशियल स्टेज। जब हमने इसको फेंका था तो टाइम जो है वो 0 था और जब वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर पहुंच गया तो उसका जो टाइम है T वो बच्चों हो गया 2VI साइन थीटा ओवर G। तो ये जो टाइम होगा T 2VI साइन थीटा ओवर G, ये जो टाइम होगा बच्चों ये वो टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मूव करता हुआ पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक पहुंच गया। तो यही बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। तो 2VI साइन थीटा ओवर G विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू इट्स पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, चलें इसको रेज करते हैं और फिर लास्ट बच्चों चलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पर। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये बच्चों इसमें हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आखिरी चीज़ है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये बच्चों एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो कि एक प्रोजेक्टाइल मूव करता है। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं बच्चों। डिफाइन करने में हम ये कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to its point of landing या to the point of landing। तो इसमें बच्चों ये है कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल की बात करें और इस तरह से फेंके किसी ऑब्जेक्ट को, इस तरह से मूव करता हुआ कोई ऑब्जेक्ट जाए और प्रोजेक्टाइल मोशन हो, थीटा उसकी एंगल हो, VI उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो, तो इसमें बच्चों मैक्सिमम या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भी होगा बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो ये है बच्चों इसका यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और उसके साथ बच्चों ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके बच्चों पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं बच्चों, इसको समटाइम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये भी इसको कहेंगे, इसलिए कि बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से भी हो सकता है किसी प्रोजेक्टाइल का, लेकिन फिर इसमें ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग के दरमियान नहीं होगा, इसलिए इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम लोग कह सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह देते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक, तो ये अंडरस्टूड है कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल अचीव नहीं करता। इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ, ये रेंज कहलाएगी
और इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं, या इसका हम जो है वो बच्चों लगाते हैं, इसमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बनाते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो रेंज r कहलाएगा, और जो प्रोजेक्टाइल जो मूव करता है तो उसमें जो उसकी वेलोसिटी हम लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू वी आई एक्स। चूँकि रेंज का ताल्लुक बच्चों इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए बच्चों हम वेलोसिटी जो है उसका एक्स कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन इसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वजह से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो यूज़ करेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की वी आई है, लेकिन इस इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी वी आई एक्स। और ये जो रेंज है बच्चों प्रोजेक्टाइल की वो वी आई एक्स से या बच्चों एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से ही कैलकुलेट होगी, वी आई वाई से नहीं होगी। तो और ये भी बच्चों इसमें याद रखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो किसी भी वक्त चेंज नहीं होता। जो प्रोजेक्टाइल है उसकी जो वी एक्स होती है या वी आई एक्स होती है वो जो कांस्टेंट रहती है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ये अज्यूम करते हैं कि ये मोशन सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है। देयर इज़ नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल। तो कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ना होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज भी नहीं है। तो इसमें बच्चों फिर r जो है दैट इज इक्वल्स टू वी आई एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइज टी द टाइम फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और ये बच्चों हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अभी मैंने यहाँ लिखा था कि ये जो t है वो क्या है। तो जो वी आई एक्स जो है इसको हम लिख सकते हैं वी आई कॉस थीटा, और t जो है बच्चों ये एक्सप्रेशन हमारे पास है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये भी हमने टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ बनाया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को टू वी आई स्क्वायर और इसके साथ जो लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर जी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में इसको जो हम लोग टू को लिख सकते हैं इस तरह से कि वी आई स्क्वायर ओवर जी, और ये हमारे पास एक टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सेपरेट लिखते हैं इसलिए कि ये बच्चों हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये बच्चों जो आइडेंटिटी है हमारे पास इसको हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेंज का फॉर्मूला है वो बनेगा वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन ऑफ टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो आप ये याद रखें कि ये जो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये बच्चों साइन टू थीटा के इक्वल है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो इसका आंसर होगा वही साइन टू थीटा का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे टू थीटा जो है ये टू टाइम्स ऑफ थीटा है, यानी थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो टू से मल्टीप्लाई होगी। थीटा 6, अगर आप थीटा 30 लेते हैं तो इसको बच्चों आप लोग 30 थीटा की वैल्यू लेके सॉल्व करें, टू साइन 30 कॉस 30, और राइट साइड पे बच्चों साइन टू टाइम्स 30 यानी साइन 60 होगा, तो उसका जो आंसर होगा वही इस लेफ्ट साइड का आंसर होगा। ऑलराइट, तो ये बच्चों इसमें आंसर सेम। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये है जो हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों हमें वी आई और थीटा का पता हो, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल दिया हो, तो हम इस एक्सप्रेशन से उसकी रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों रेंज में ही हमारे पास एक छोटा सा रिजल्ट है, और उसमें हम कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मतलब मैक्सिमम रेंज, हॉरिजॉन्टल तो अंडरस्टूड है कि ये होगी, तो मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये छोटा सा एक रिजल्ट हम बनाएंगे कि ये बच्चों मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है वो बच्चों इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल हो और बच्चों इस प्रोजेक्टाइल को हमने फेंकना हो इस तरह से कि इसमें बच्चों इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम सेम रखें, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई उसको अगर बच्चों हम रखें कांस्टेंट, यानी आपने जिस वेलोसिटी के साथ फेंकना है
इस प्रोजेक्टाइल को आप बच्चों वो वेलोसिटी जो है उसको कांस्टेंट रखें और सिर्फ एंगल चेंज करें, राइट। तो डिफरेंट एंगल पर किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकें, ठीक है। फिर से सुन लें एक दफ़ा कि केस ये है बच्चों, छोटा सा रिजल्ट अब हम यहाँ पे बनाएंगे। वो रिजल्ट ये है कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकते वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जिस वेलोसिटी के साथ बच्चों हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, उस वेलोसिटी को हम लोग रखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। और सिर्फ जो हम चेंज करेंगे वहाँ पर प्रोजेक्टाइल का एंगल, यानी जो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है इसको जो हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, फर्ज करें जो हमने इसको फेंका, तो फिर हम इसको मतलब 10 मीटर पर सेकंड पे हमने फेंका और इसको जो हमने 20 डिग्री पे फेंका, फिर 10 मीटर पर सेकंड पे फेंका तो हमने इसको 30 डिग्री पे, और इस तरह से फिर हमने इस प्रोजेक्टाइल को फेंका और फिर 10 से ही फेंका, लेकिन बच्चों इसको हमने 45 डिग्री पे, 60 पे, इस तरह 80 पे, डिफरेंट एंगल्स पे हमने इसको फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हमने रखा कांस्टेंट। अगर ये करें बच्चों तो फिर हमारे पास जो रेंज है वो है vi²/g इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अगर हम vi को सेम रखें डिफरेंट एंगल्स पे तो बच्चों vi²/g जो है ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाएगी। ये बच्चों एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और इसके साथ होगा साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसका मतलब जो ये है कि फिर जो रेंज होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, ठीक है। यानी फिर वो कौन सा एंगल होगा जिस पर रेंज मैक्सिमम होगी, यानी किसी प्रोजेक्टाइल की अगर इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो कौन सा एंगल होगा जिस पर उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, कब ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो ये बच्चों एक्सप्रेशन जो है इसमें हमने vi²/g जो है ये कांस्टेंट होगा साइन 2 थीटा, आर इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, तब रेंज बच्चों तब मैक्सिमम होगी जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बच्चों साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। साइन के डिफरेंट एंगल्स अगर आप लगाएं तो उसमें बच्चों आप देखेंगे कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों साइन 2 थीटा अगर 1 है तो साइन 90 बच्चों 1 होता है, या आप यूँ कह सकते हैं यहाँ पे कि साइन 2 थीटा जो है वो 1 है, तो हमारे पास जो 2 थीटा है दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। तो 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 और थीटा विल बी इक्वल्स टू 90/2, यानी थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को फिक्स कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो बच्चों उसमें 45 डिग्री वो एंगल है जिस पर प्रोजेक्टाइल जो है उसकी रेंज मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप याद रखेंगे कि रेंज जो मैक्सिमम होगी किसी प्रोजेक्टाइल की उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास vi²/g, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला होगा vi²/g साइन 2 थीटा और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होगा vi²/g, क्योंकि साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम रेंज के लिए 1 होता है। ऑलराइट बच्चों, सो आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। तीनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन और उसके साथ बच्चों आपसे 2 सब हेडिंग जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे बच्चों डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका मतलब है आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिखनी है 1 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और 2 मार्क्स के लिए फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या बच्चों कोई भी इनमें से 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरह से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो इस क्वेश्चन को अच्छा सा प्रिपेयर करें। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखें या मुझे सेंड करें, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।